Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Dr. Mukhtar Saab, Chairman, Higher Education Commission, Engineer Amir Muqam Saab, Federal Minister for Kashmir Affairs, Dr. Usman Ghani Saab, Director, IMS, Dr. Najib Marwat Saab, Member, Science and Technology Planning Commission, Moses Asatizah Karam और डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं 7 साल के बाद दोबारा इस हॉल में IMS के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि इन इमारतों का जिनकी बुनियाद 2016 में मैं रख के गया था, मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि उनकी तकमील पर उनकी इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत का मौका मिला। और ये हमारी उस हुकूमत का जो विजन 2025 था, जिसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर आला तालीम के मराकज़ को कायम करें ताकि पाकिस्तान के नौजवानों को बेहतरीन तालीम मिल सके, उसका हिस्सा था। आज फिर मैं आपके सामने जब मुखातिब हो रहा हूँ तो एक अहम इनिशिएटिव के हवाले से आपको एतमाद में भी लेना चाहता हूं और आपको उससे बाखबर भी करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी कामयाबी की कुंजी पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में है। आज पाकिस्तान 2025 में तकरीबन अपनी आज़ादी के 78 साल के सफ़र को मुकम्मल कर चुका है। हमारे इस सफ़र की 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि 1947 से लेकर 2025 तक हमने क्या हासिल किया। अगर हम अपना मुकाबला खुद से करें तो बिलाशुबा 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में गरां कदर कामयाबियां हासिल की हैं। ये मुल्क जब कायम हुआ तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे। ये मुल्क उस खित्ते में कायम हुआ जहां पर कोई हिंदुस्तान में सनत कायम नहीं की गई थी। ये पसमानदा तरीन इलाका जात थे जिन पर इस मुल्क ने अपनी तश्कील की। हमारे दफ्तरों में कागज जोड़ने के लिए ना फर्नीचर था, ना कॉमन पेन थी, ना कोई वसाइल थे। तो वो मुल्क जो अपने दफ्तर में कागज जोड़ने के लिए दरख्त के कांटे इस्तेमाल करता था, अगर आज वो दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है तो उसने यकीनन बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। वो मुल्क जिसके पास साइकिल बनाने की सनत भी नहीं थी, अगर आज वो JF-17 थंडर जैसे जहाज बना रहा है तो बिलाशुबा उसने कामयाबियां हासिल की हैं। वो मुल्क जिसमें टेली मवासलाती निज़ाम की बुनियाद नहीं थी, अगर आज फाइबर ऑप्टिक केबल बेस्ड डिजिटल बैकबोन वहाँ पर मौजूद है तो बिलाशुबा हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी गिनती की 2-3 थीं, आज तकरीबन 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसी तरह मैं एक तवील फहरिस्त दे सकता हूं कि हमने मुख्तलिफ शोबों में क्या कामयाबियां हासिल की। तो इन कामयाबियों पर यकीनन हम फख्र कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज नौजवानों, तलबा और तालिबात, अगर हम अपना लेंस जरा वसी करें और हम अपना मुकाबला दुनिया के साथ करें तो हमें ये मालूम होता है कि हम 1960 के बाद से दुनिया की तरक्की के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सके। 1960 में पाकिस्तान की बरामदात साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के बराबर थी। हमारी बरामदात $200 मिलियन थी और इन तीनों ममालिक की बरामदात $205 मिलियन थी। हम $200 मिलियन से सिर्फ $30 अरब तक पहुंचे हैं।
साउथ कोरिया 100 मिलियन डॉलर से तकरीबन 600 या 550 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। इसी तरह मलेशिया, जिसकी बरामदात 70 मिलियन डॉलर थी, वो भी 300 बिलियन डॉलर तजावुज कर गया है। और थाईलैंड भी 200 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुका है। चीन, जिसकी फीकस आमदनी 1980 में 200 डॉलर थी और हमारी फीकस आमदनी 300 डॉलर थी, आज चीन की फीकस आमदनी 16,000 डॉलर है और हमारी फीकस आमदनी 1,600 डॉलर है। तो ये सवाल पैदा होता है हर पाकिस्तानी के जहन में और ख़ास तौर पे नौजवानों के जहन में कि क्या वजह है कि जब हम दुनिया में 1960 के अशरे के अवाइल में हमारे बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान एशिया का दूसरा उभरता हुआ जापान है, कि हम पीछे रह गए और एक एक करके वो ममालिक जो हमसे कभी बहुत पीछे थे हमसे बहुत आगे निकल गए। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी मसले या बीमारी का 70% इलाज इस बात पे इन्हिसार करता है कि आपने डायग्नोसिस ठीक की है या गलत की है। अगर आप इंजीनियर हैं तब भी आप इस बात को समझ सकेंगे कि आप अगर किसी प्रॉब्लम की रूट को नहीं पकड़ सके तो कभी आपका सलूशन जो है वो कारआमद नहीं हो सकता। अगर एक बहुत डिग्रियों वाला डॉक्टर है लेकिन वो मर्ज की तशखीस ठीक नहीं कर सका तो भले वो जो मर्जी नुस्खा लिखे वो कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर एक MBBS डॉक्टर मर्ज को पहचान गया है तो शायद उसका नुस्खा भी काम कर जाए। तो लिहाजा बेहद जरूरी है कि हम इस चीज का जायजा लें कि वो क्या वजह थी कि ये ममालिक आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। क्या हमारे अंदर जहानत की कमी थी? क्या हमारे अंदर सलाहियत की कमी थी? क्या हमारे अंदर मेहनत की कमी थी? क्या हमारे अंदर वसाइल की कमी थी? या हमारे अंदर दयानत की कमी थी? अगर एक एक चीज को आप देखें तो इनमें से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो किसी भी इंडिकेटर पे हमसे बहुत बेहतर हो। वो हम जितने ही दयानतदार थे, वो हम जितने ही बल्कि कम बावसाइल थे, हमारे जैसे ही इंसान थे, बल्कि हमारे बारे में तो कहा जाता है कि हम काफी ज़हीन लोग हैं और दुनिया में जो कोई जुगाड़ नहीं निकाल सकता वो पाकिस्तानी निकाल लेते हैं, ओवर इंटेलिजेंट भी हैं। तो फिर क्यों हम पीछे रह गए? मेरे नौजवानों, अगर आप जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, चाइना, टर्की, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब की मिसाल देखें तो आपको 4 चीजें मुश्तरक नजर आएंगी। इन 4 चीजों के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पहली चीज है पीस एंड हार्मनी। जिस मुल्क के अंदर अमन और यकजहती हम आहंगी नहीं होगी वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप कायनात को गौर करें, इसमें इतनी गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल्स हैं, इतने पुशेस हैं, पुल्स हैं, ये कायनात किस असूल पर चल रही है? ये कायनात चल रही है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। अगर ये तमाम निज़ाम आपस में हार्मोनाइज ना हो और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में हो तो ये सब सैयारे और सितारे एक दूसरे से टकरा कर इस कायनात का जरा जरा कर दें इसको। तो ये कायनात की क़याम की बुनियाद ही हार्मनी है। लिहाजा जो निज़ाम अमन और हार्मनी पे बेस नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी चीज आपको इन तमाम कामयाब मईशतों में सियासी इस्तेहकाम की नजर आएगी। कोई मुल्क निज़ाम सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर के साथ तरक्की नहीं कर सकता। तीसरी चीज आपको इन ममालिक में 10-10 साल के दौरानिये नजर आएंगे जिनमें पॉलिसीज का तसलसल यकीनी बनाया गया है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी 10 साल से पहले कारगर नहीं होती। आप प्रोजेक्ट 2-4 साल में कर सकते हैं,
पॉलिसीज के लिए 10 साल दरकार होते हैं। और चौथी चीज, इन तमाम ममालिक में एक कमिटमेंट थी फॉर रिफॉर्म्स, क्योंकि वो मुसलसल इस्लाहात के अमल के साथ खुद को हालात के मुताबिक ढालते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब भी कोई निज़ाम जमूद का शिकार होता है तो वो पीछे रह जाता है। और मैं आपको उसकी आपके दौर की मिसाल देना चाहता हूं कि ये दुनिया किस कदर तेजी से तगय्युर पजीद है, और जो इस तब्दीली के साथ कदम न मिलाए वो किस कदर पीछे रह जाता है। चंद साल की बात है, नोकिया और ब्लैकबेरी हाउस होल्ड ब्रांड्स थे। टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम में इनका वजूद डायनासोर्स की तरह था। इनकी मोनोपोली थी स्मार्टफोन के ऊपर और मोबाइल फोन्स के ऊपर। आज दोनों सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। क्या वजह है? वो मार्केट की चेंजेस के साथ खुद को नहीं डाल सके। इसी तरह जो भी मुल्क उन तब्दीलियों के साथ खुद को मुंतबिक ना रखे वो भी पीछे रह जाता है। तो आज हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम, जबकि आज से 22 साल के बाद शायद मैं नहीं होऊंगा और बहुत से मेरी नस्ल के लोग नहीं होंगे, लेकिन मेरे सामने बैठे हुआ हर नौजवान उस संगे मील को अबूर करेगा और तारीख के सामने खड़ा होगा कि जब इस खित्ते में दो ममालिक अपनी आज़ादी की 100 साला तकरीबात मना रहे होंगे, हमारा हमसाया मुल्क और हम पाकिस्तान के लोग। हमें काफी इस हद तक यकीन है कि हमारा बयानिया 2047 में, जब आप लोग एट द पीक ऑफ योर करियर होंगे, जो आज 22 साल का नौजवान है वो 44 साल का होगा, एट द पीक ऑफ हिज और हर करियर होगा, तो आप तारीख में उस वक्त क्या बयान देंगे कि हमें फख्र है कि हम 2047 को बहुत कामयाबियों के साथ मना रहे हैं, या हम तावीलें तलाश कर रहे होंगे कि हम थे तो बहुत ज़हीन लोग, हम थे तो बड़े मेहनती लोग, लेकिन इस वजह से ये हो गया, तो अगर मगर की वजह से हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे। ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में से हमें इंतखाब करना है कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। जैसे 6000 मीटर की दौड़ में अगर कोई एथलीट 4 या 5000 मीटर में पीछे हो तो उसको बाकी मांदा 1000 या 2000 मीटर की दौड़ स्प्रिंट के मोड में दौड़नी पड़ती है। वो फिर आखिरी 1000 मीटर को 100 मीटर बना के बर्क रफ्तारी के साथ दौड़ता है ताकि वो कैचअप भी करे और आगे भी निकल सके। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हमने एक आबरूमंदाना, एक बाइज्जत मुस्तकबिल अपने लिए बनाना है, तो हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना है कि अगले 22 सालों में हमें 100 मीटर की रफ्तार से या स्प्रिंट के साथ तरक्की के मैदान में दौड़ के अपनी कमी को भी पूरा करना है और अपने हमसाया मुल्क से भी आगे निकलना है। और हम ये काम कर सकते हैं बशर्ते कि हम अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात के रास्ते पे कारबंद हो जाए। लेकिन अगर हम वही रवैयों के साथ चलेंगे जिसमें बदअमनी होगी, इंतशार होगा, फसाद होगा, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने पाकिस्तान के लिए जब भी कोई मंसूबा बनाया तो वो इन्हीं हवादिस का शिकार हुआ। सबसे पहले 1998-97 में विजन 2010 बनाया, लेकिन 2 साल बाद मार्शल लॉ लगा, उसने उठा के रद्दी से बाहर फेंक दिया, टोकरी से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर 2013 में आपको याद है कि पाकिस्तान के क्या हालात थे। 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, कोई दिन नहीं गुजरता था कि जब कोई खुदकुश बमबार फटता नहीं था, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के कंधे जनाजे उठा उठा के शल हो गए थे। दहशत गर्दी
इस हद तक नासूर बन गई थी कि लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए एक दहशत के साए शामिल हो गए थे। कराची जैसा शहर जो है इस हद तक बदअमनी का शिकार था कि जो मर्द सुबह घर से निकलता था उसकी मां और बीवी मुसल्ले पर बैठ के दुआ करते थे कि मेरा बेटा या शौहर शाम को खैरियत से वापस आ जाए। इन हालात में हमने विजन 2025 बनाकर काम शुरू किया। लोगों ने उसे शेख चिल्ली का ख्वाब भी कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि नेक नियति के साथ उस पर अमल दरामद किया गया तो 2017 तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग का बहरान खत्म हो गया था। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का नामो निशान मिट गया था और पाकिस्तान में सी पैक जैसे मंसूबे के साथ 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने पाकिस्तान को दुनिया में एक सरमायाकारी डेस्टिनेशन के तौर पे बनाकर पेश कर दिया। और पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर जापान तक, सारे सफीर मेरे पास आके एक सवाल किया करते थे कि हम सी पैक के मंसूबों में कैसे शामिल हों। तो बदकिस्मती से वो विजन 2025 जिसके बारे में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपनी आलमी रिपोर्ट में कहा कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा तो ये 2030 तक टॉप 20 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। और हमारा विजन 2025 का गोल ये था कि हम 2025 में टॉप 25 इकोनॉमीज में होंगे, जो कि उसकी एक बिलवास्ता वैलिडेशन थी। आज 2025 आ गया है, लेकिन हम टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल नहीं हो सके। क्यों? कि जब 2018 में तब्दीली आई तो उस तब्दीली ने विजन 2025 को एक बार फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अगर हम उसी रफ्तार और सिमत के साथ अपने सफर को जारी रखते तो आज 2025 में पाकिस्तान टॉप 25 इकोनॉमी में शामिल होता। तो लिहाजा हमें यह सबक सीखना है कि हमने इस मुल्क की पॉलिसीज के साथ सियासत नहीं करनी। हमने इस मुल्क को अमन, इस्तेकाम और तसलसल के साथ चलाना है। और इसकी जरूरत क्यों है? इसकी सबसे बड़ी जरूरत इसलिए है कि मेरे अजीज नौजवानों, आप जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं और हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं, इंसानी तारीख में इतनी बड़ी चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज किसी दौर में नहीं देखी गई। हमारी जनरेशन ने, मेरी नस्ल ने तख्ती से 5G का सफर देखा है, लेकिन अगले 5 सालों में जो सफर हमने 60 साल के अंदर देखा है, शायद उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी की इनोवेशन आप अगले 5 सालों के अंदर देखेंगे। और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अब 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, न्यू मैन मेड मटेरियल्स, जिनोमिक्स, ये वो नई स्पेस टेक्नोलॉजीज, ये वो नए फ्रंटियर्स हैं कि जो इंसानी मुआशरे की, मईशत के, जिंदगी के हर शोबे को रीराइट कर रहे हैं। ऑल द रूल्स दैट वर डिफाइनिंग द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड आर बीइंग रीरिटन। जितने मॉडल थे वो सारे तब्दील हो रहे हैं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की थी चंद साल पहले कि इस साल तक उन्होंने कहा कि 85 मिलियन से ज्यादा जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी जो पुराने दौर की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 मिलियन के करीब नई जॉब्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, बिग डेटा में और इन नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के जो ड्राइवर्स हैं, इनके अंदर क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम दुनिया की तारीख में स्किल्स के हवाले से
सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। वो स्किल्स के जो इतने हजार सालों से या कम से कम पिछले 300 सालों से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे लिए बड़े अहम थे, वो बिल्कुल मतरूक होने जा रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं। और वो स्किल्स के जो हमारे निसाब में, हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं थे, वो अब आने वाले अगले 5 से 10 सालों में नया ऑर्डर बनने जा रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है तो हमें भी ओवर टाइम इस नई सलाहियत को हासिल करने के लिए काम करना है। और इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दें कि दे शुड बिकम ट्रू इनोवेटर्स, यू शुड बिकम ट्रू टेक्नोलॉजी मास्टर्स, you should become true entrepreneurs, and you should become true leaders who can manage this transformation in our society and in our country. और इसी के लिए इकबाल का जो पैगाम है, हमारे उड़ान पाकिस्तान का वो बैनर स्लोगन है कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो वी हैव टू फ्लाई हायर, हायर एंड हायर। मेरे अजीज नौजवानों, अगर हम दुनिया में नजर डालें तो 2 मईशतें तेजी के साथ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एक चाइना और एक हमारा हमसाया मुल्क। चाइना खुद को $5 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हमारे हमसाया मुल्क की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $200 अरब तक चली गई हैं। पाकिस्तान के नौजवानों ने पाकिस्तान को 3rd बिगेस्ट ई-लर्निंग कंट्री बना दिया है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम इस पाकिस्तान के नौजवान आबादी के रिसोर्स को मुजमा करें, आईटी स्किल्स दें, डिजिटल एम्पावरमेंट करें और उसके जरिए ये भी अगले चंद सालों में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को $100 अरब से बढ़ाकर दिखाएं। अगर हमसाया मुल्क 200 कर सकता है तो हम 100 क्यों नहीं कर सकते? आप में से हर एक के पास बड़ा जीनियस है। और इस मकसद के लिए हमारा कंसिस्टेंटली एक मोटो रहा कि हम नौजवानों को डिजिटल टूल्स दें। और इसी सोच के तहत हमने 2010 से पहले पंजाब में और फिर जब मरकज में हुकूमत आई तो लैपटॉप्स देने शुरू किए ताकि हमारे नौजवान का हथियार गाली गलोच ना हो, हमारे नौजवान का हथियार लैपटॉप और डिजिटल स्किल हो, जिसके साथ वो डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान का वॉरियर इकोनॉमी में बन सके और पाकिस्तान को एक इंफॉर्मेशन पावर बना सके। तो लिहाजा हमारे पास कट्टा कटी देने के लिए नहीं, लेकिन डिजिटल टूल्स, स्किल्स और लैपटॉप्स आपको जरूर देंगे। पाकिस्तान के लिए जो हमने 5 E's के गिर्द विजन बनाया है उड़ान पाकिस्तान का, मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन उसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये वो 5 चैलेंजेस हैं कि जिन्हें हमने अगर एड्रेस ना किया तो हमारा तरक्की का सफर अधूरा रहेगा। हमारी सबसे बड़ी मईशत की कमजोरी यह है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का नमूना नहीं बन सके। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि 1960 से सिर्फ $200 मिलियन से $30 बिलियन तक आ सका, जब तक दूसरे ममालिक 600, 400, 500 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे पहुंच गए। तो सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम पायदार तरक्की करना चाहते हैं तो वी मस्ट बिकम एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी। और ये तभी होगा कि हमारे हर नौजवान के अंदर ये सोच हो, एंटरप्राइज हो कि मैंने किस तरीके से मुल्क की कोई प्रोडक्ट या मुल्क की कोई सर्विस एक्सपोर्ट करके
फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है। हायर एजुकेशन कमीशन को हमने कहा है कि हमारी हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, चाहे वो अरबी पढ़ रहा हो, चाहे वो लिटरेचर पढ़ रहा हो या साइंस पढ़ रहा हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव वन कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ताकि हर नौजवान को ये जानकारी हो कि मैंने अपना कारोबार कैसे शुरू करना है और मैंने उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस चीज के साथ टाइड है कि हमारा हर नौजवान इस सोच के साथ आगे बढ़े कि मैंने वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर मेड इन पाकिस्तान को मुतारिफ करना है और मेड इन पाकिस्तान को एक क्वालिटी का ब्रांड बनाना है। यही हमारी बका, सलामती, खुद मुख्तारी का वाहिद रास्ता है। क्योंकि जब भी हम तरक्की करते हैं, हम डॉलर कंज्यूम करने की सलाहियत पैदा करते हैं, लेकिन डॉलर अर्न नहीं कर सकते, नतीजतन एक खसारे में जाते हैं और फिर हमें ब्रेक्स लगा के अपनी तरक्की आहिस्ता करनी पड़ती है। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जाएं। पाकिस्तान का हर शहर, हर सूबा, हर इलाका अपनी ज़राअत से, अपनी सनत से, अपने टूरिज्म से, अपने ह्यूमन रिसोर्स से, अपने सर्विसेज से किस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इससे हमारी कामयाबी आगे बढ़ सकेगी। दूसरी हमारे जो है ई पाकिस्तान है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हैं। हमें एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बनना है, टेक्नो इकोनॉमी बनना है। इसके लिए हमारे अंदर इन नई टेक्नोलॉजीज की दस्तरस हासिल करना और इन्हें इस्तेमाल करने की सलाहियत को तरक्की देना बेहद ज़रूरी है। हमने जहाँ पर अप्लाइड रिसर्च को अब एक अहम जरिया बनाया है कि यूनिवर्सिटी की हर लेबॉरेटरी से, यूनिवर्सिटी के हर साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे से इंडस्ट्री के साथ मिलकर सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। आज अमेरिका में अगर आप जाएं तो अमेरिका की सुपर पावर ताकत उसके असले के ऊपर नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है अपनी यूनिवर्सिटीज की ताकत के ऊपर से। और उसकी क्या निशानी है? मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आपने कामयाब यूनिवर्सिटी देखनी है तो रात के 12 बजे 2 बजे जाकर देखें क्या उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी से रोशनी खिड़कियों से छल के बाहर आ रही है, या उसकी लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज में दफ्तर के औकात के बाद ताले लग जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरीज और लाइब्रेरी में कभी रात नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी दरअसल दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के कल्चर में चल रही होती है। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को आइडियाज और इनोवेशन की फैक्ट्रीज बनाना है और अपने मसाइल के लिए सॉल्यूशंस पैदा करने हैं। और इस मकसद के लिए मैं समझता हूं कि हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं, यही हमारे कस्टोडियंस हैं मुस्तकबिल के, कि ये अपने इन इदारों को नौजवानों के जरिए किस कदर तहकीक के अंदर जोड़ते हैं। आज 1 करोड़ का मुल्क है, उसने 2.5 अरब को आगे लगाया हुआ है। रोज टीवी पे देखते हैं गजा में जुल्म हो रहा है, खून आंसू, दिल खून के आंसू होता है, करारदादें पास करते हैं, तकरीरें कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क में जुलूस निकाल लेते हैं। कोई असर पड़ा है किसी पर? वो क्या ताकत है जिसने 1 करोड़ की आबादी को इतना ताकतवर कर दिया है कि पूरा मगरिब उसकी जेब में है और ये 2.5 अरब मुसलमान बेबस है, उसका हाथ नहीं रोक सकते जुल्म से। मेरे नौजवानों, टेक्नोलॉजी की ताकत है, साइंस की ताकत है। उस एक मुल्क के पेटेंट 52 मुस्लिम कंट्रीज के मुकाबले में ज्यादा हैं। आज हम मुकाबला कर रहे हैं कि कौन किसकी मस्जिदों पे कब्जा करता है, कौन किसकी मस्जिदों में जाके धमाके करता है, और वो दुनिया मुकाबला कर रही है कि कौन खला की बुलंदियों को तस्खीर करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किसे मुखातिब करके कहा कि सखर लकुम शम्सा वल कमर, कि चांद और सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। जो चीज मुसख्खर की जाती है वो तस्खीर के काबिल होती है।
आज कमर को, चांद को किसने तस्खीर किया? अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, भारत ने, और मगरिब से अब प्राइवेट कंपनी है उसने भी रॉकेट पहुंचा दिया है चांद के ऊपर। लेकिन क्या कोई मुसलमान मुल्क चांद पर जाने के करीब करीब है? कोई नहीं है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हमें समझने की जरूरत है। आज जब नोबेल इनाम दिए जाते हैं साइंस के, तो उसमें कितने मुसलमान साइंसदान हैं कि जो उस दौड़ के अंदर शामिल होते हैं। हमें अब इस मुकाबले से निकल जाना चाहिए कि कौन किसकी मस्जिदों को फतह करेगा। हमें उस काम पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस कायनात की गुत्थियों को सुलझाने के लिए जो दावत हमें तफक्कुर और तदब्बर करने के जरिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है, हम उस काम पर वापस आएं। जब तक हम ये काम करते थे तो मुस्लिम स्पेन से गरनाता और उंदलस में और बगदाद में बैतुल हिकमा की सूरत में उस वक्त की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियां हमारे पास थी। लेकिन जब हमने ये काम छोड़ दिया और हम कट एंड पेस्ट नॉलेज पर आ गए, तो हम फिक्र की गुलामी में आ गए, हम इल्म की गुलामी में आ गए। और जब किसी कौम की फिक्र और इल्म गुलाम हो जाए तो उसकी आज़ादी भी सल्ब हो जाती है। तो इसलिए हमें दोबारा रिसर्च के कल्चर को रिवाइव करना है, तहकीक के जरिए नई इजादात को लाना है और कायनात की गुत्थियों को सुलझाते हुए इसके फ्रंटियर्स को कॉन्कर करना है, ताकि हमारे ये नौजवान मुस्तकबिल में जब भी नोबेल इनाम के लिए नाम पुकारा जाए तो आप में से कई साइंसदान हों कि जो अपनी इजादात के साथ उस सफ के अंदर खड़े हुए नजर आए। ये रास्ता है बुलंदी का, ये रास्ता है सुरखरुई का, वगरना शायद हमारे लिए अपनी वजूद को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ई पाकिस्तान का मतलब टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर अपनी सलाहियत को बढ़ाना और उस सलाहियत को इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। हम एक ऐसे दुनिया में है कि जहां पर हमने पोल्यूशन नहीं की, लेकिन पाकिस्तान 7th या 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। 2022 में आपने देखा कि किस तरह $30 अरब का झटका लगा, इतना बड़ा तूफान आया सैलाब की सूरत में। इस तरह की आफतें आएंगी और अब हमें कभी सैलाबों का सामना करना पड़ेगा, कभी खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा, कभी हाई टेम्परेचर्स का, कभी ग्लेशियर मेल्टडाउन्स का। तो हमें फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी पे काम करना है। हमें अपने पानी के ज़खायर को बढ़ाना है ताकि जब खुश्क साली के साल होंगे तो हम पानी को रिजर्व करने की सलाहियत के हामिल हों, वगरना हमारी ज़मीनें बंजर भी हो सकती हैं। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडेप्टेबल करना है ताकि मुस्तकबिल के जो सैलाब हैं उनसे कम नुकसान हो, और इसके लिए हमें अपनी ज़राअत को स्मार्ट एग्रीकल्चर में ढालना है। और इसीलिए अभी वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 1000 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हम चीन भेज रहे हैं ताकि वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज को सीख कर आएं और हम पाकिस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 पैदा कर सकें, जिससे कि हम इस क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला करें और मुस्तकबिल की फूड सिक्योरिटी को भी देखें। तीसरी, इसी तरह ई पाकिस्तान में 2 लाख पाकिस्तान के नौजवानों को चाइना की हुआवे कंपनी के जरिए हर साल आईटी सर्टिफिकेशन के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वो भी पाकिस्तान के आईटी शोबे में एसेट्स बन सकें। 4th E रिलेट्स टू एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा एक बड़ा बहरान यह है कि तवानाई बहुत महंगी है और इसे सस्ता करने के लिए हमें एफिशिएंसी लानी है, बिजली की चोरी खत्म करनी है। पाकिस्तान की इस वक्त पूरी पावर सेक्टर को 3 डिस्को कंपनीज ने उठाया हुआ है, जहां पर 90% से ज्यादा रिकवरी है। बाकी तमाम डिस्कोज में आधी बिजली तकरीबन चोरी हो जाती है या आधी से थोड़ी ज्यादा या कम चोरी हो जाती है। इस्लामाबाद की डिस्को, गुजरांवाला की डिस्को जहां से जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, और तीसरा फैसलाबाद, ये 3 डिस्कोज हैं कि जहां से बिजली के बिल पूरे तकरीबन रिकवर होते हैं। बाकी कराची से लेकर
तो पेशावर तक हर डिस्को में 40%, 30%, सक्खर में, हैदराबाद में, कोयटा में, पेस्को में, हर जगह बिजली की बहुत बड़ी चोरी है। जब ये बिजली चोरी होती है तो इसका बिल कौन अदा करता है? कि जो बिल अदा कर रहा है, और लिहाजा बिजली महंगी होती चली जाती है। तो ये भी एक चैलेंज है कि जिसमें हमने बिजली की चोरी को खत्म करना है, ताकि हर वो शख्स जो बिजली इस्तेमाल करता है वो बिजली का बिल दे, ताकि जो बिजली का ज्यादा बिल दे रहा है चोरी की वजह से उसका बोझ कम किया जा सके। और इसके ऊपर हुकूमत इस्लाहात लेकर आ रही है। साथ ही साथ रिन्यूएबल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किस तरह इस खित्ते को कनेक्ट करें रीजनल कनेक्टिविटी के साथ, सेंट्रल एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, उसके लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। फिफ्थ ई रिलेट्स टू इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट। हमारी आज पाकिस्तान की सोशल इंडिकेटर्स दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाहे वो स्टंटिंग है, शर्मनाक हद तक कम है। और जब तक हम अपने सोशल इंडिकेटर्स ठीक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारी तरक्की पायदार नहीं हो सकती। और इसीलिए हमने अब सूबों के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया है। सिंध के सूबे में जाने के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ बैठकर हम लाएअमल बनाएंगे कि तालीम के शोबे में, सेहत में, पॉपुलेशन में और इसी तरह स्टंटिंग में 40% हमारे बच्चे जो हैं वो अदम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। उससे न सिर्फ वो जिस्मानी तौर पे लागर हैं बल्कि ज़हनी तौर पे भी लागर हैं। जिस कौम की 40% नस्ल कॉग्निटिव एबिलिटीज में कमजोर हो, वो कैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन के दौर में मुकाबला कर सकेगी? लिहाजा हमें इसको वॉर फुटिंग के ऊपर हल करना है कि हम अपने बच्चों की ग़िज़ा की कमी को एड्रेस करें। बच्चों की ग़िज़ा की कमी होगी, उनकी माओं की ग़िज़ा के साथ एड्रेस होगी। इस इशू को टेकअप करना है। तालीम, जब तक कोई मुल्क 90% लिटरेसी पे नहीं जाता वो तरक्की का अहल ही नहीं है। हम 60% के ऊपर हैं। किस तरीके से हम हंगामी तौर पे 90% लिटरेसी हासिल करें ताकि हम भी तरक्की के लिए वीजा हासिल कर सकें। जिस मुल्क में 100% बच्चे स्कूल नहीं जाते वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जब तक ये सब स्कूलों में नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आज हमें एक दूसरे से मुकाबला सियासत के मैदान में नीचा दिखाने पे नहीं करना। हमें एक दूसरे से मुकाबला इस पे करना है कि कौन लिटरेसी की दौड़ जीत के दिखाता है, कौन जहालत को खत्म करने की दौड़ जीतता है, कौन स्टंटिंग खत्म करने के लिए अपने सूबे और इलाके में बेहतरीन काम करता है, कौन खवातीन को तालीम देने के लिए बेहतरीन काम करता है। ये वो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिन पर हमें एक दूसरे के साथ कंपीट करना है। हमें गाली गलोच में एक दूसरे से कंपीट नहीं करना कि कौन किसको कितना बेइज्जत करता है, किसके खिलाफ गाली गलोच करता है। उससे हम एक दूसरे से लड़कर अपनी ताकत को कमजोर करते हैं। तो इसलिए वक्त आ गया कि हम अपने नेशनल एजेंडा को इकोनॉमिक्स के साथ और डेवलपमेंट के साथ जोड़ें। आज हमें सियासी लॉन्ग मार्चेस की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान को एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है जो पाकिस्तान को पहले 10 ममालिक की सफों में लाके खड़ा कर दे, और इसके लिए हमें मेहनत करनी है। इसी तरह आप देखें कि हमारे वसाइल और हमारी आबादी में कितना फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान पिछले 30 सालों में आबादी के लिहाज से कंट्रोल करके नीचे आ रहा था। आज जो 2023 में मरदमशुमारी हुई, ये पता चला कि हमारी कौम ने जो ब्रेक पे पांव रखा हुआ था आबादी बढ़ाने के लिए, वो हटा के दोबारा एक्सेलेरेटर पे रख दिया। हमारी आबादी बढ़ने की शरह 2.4% से 2.5% चली गई है। तो अगर हम इस रफ्तार से बढ़ेंगे तो 2047 में हमारी आबादी तकरीबन 40 करोड़ होगी। आज 24 करोड़ संभालना मुश्किल है। तो आप अंदाजा कीजिए कि वसाइल की कमी के साथ उस 40 करोड़ की आबादी का क्या अंजाम होगा, कहां से पानी आएगा, कहां से उसके लिए रोजगार आएगा, कहां से उसके लिए दीगर जो जिंदगी की जरूरियात हैं वो आएंगी। तो लिहाजा हमें इस अवेयरनेस को भी लेकर आना है कि हमें अपने आबादी के बढ़ने के
जो अमल है उसमें ठहराव आना है। आने वाला वक्त गिनती का नहीं है, आने वाला वक्त क्वालिटी का है। आने वाला वक्त मसल पावर का नहीं है, आने वाला वक्त ब्रेन पावर का है। पुराने जमाने में अफराद की ताकत कबीले की ताकत होती थी कि जी मेरे 10 जवान हैं तो मैं बड़ा ताकतवर हूं, लेकिन अगर वो 10 जवान स्टंटेड हैं, अगर वो 10 जवान अनपढ़ हैं, अगर वो 10 जवान बीमार हैं, उनके मुकाबले में जिसके पास 2 जवान हैं और उनकी ब्रेन पावर है, तो वो अपनी ब्रेन पावर से उन 10 के मुकाबले में बल्कि 100 के मुकाबले में ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस, नॉट अबाउट क्वांटिटी कि जी कितनी हमने बच्चे पैदा कर लिए हैं। जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट टेक अप एज अ नेशन, अदरवाइज वी हैव सीरियस चैलेंजेस। तो एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन के साथ एम्पावरमेंट के अंदर हम 2 तबकों पे फोकस कर रहे हैं, खवातीन और नौजवान। दे होल्ड द की। पाकिस्तान की फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज 23%। दुनिया में जो कामयाब मुल्क है वहां पर 50% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है। तो मुझे खुशी है कि आज पाकिस्तान के हायर एजुकेशन में जब मैं देखता हूं तो हमारी बच्चियां और खवातीन बड़ी तेजी के साथ आगे आ रही हैं। यहां तो मुझे आधी आधी नजर आ रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी मैंने नारोवाल में बनाई है उसमें 7,000 स्टूडेंट हैं और उन 7,000 में मेरिट के ऊपर 5,000 लड़कियां। अब वो पहले जमाने में ये होता था कि आप क्लासरूम में जाते थे तो 40 लड़कों के साथ दुबक के पीछे कोने में 5 लड़कियां बैठी होती थी। अब आप यूनिवर्सिटी नारोवाल आए, वहां 40 लड़कियां होती हैं और 4-5 लड़के दुबक के एक तरफ बैठे होते हैं। और मैं लड़कों को वहां समझाता हूं, मैं उन्हें कहता हूं कि भाई मुझे बड़ा खौफ है मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि जब हम छोटे थे तो खवातीन की अक्सरियत से जब पूछा जाता था कागजों में कि आपका पेशा क्या है, तो वो लिखती थी हाउस वाइफ। तो मैं लड़कों को कहता हूं कि मुझे डर ये है कि अगर यही काम चला तो अगले 10 साल में तुम लोग कहीं हाउस हस्बैंड लिखने पे मजबूर ना हो जाओ। सो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की बच्चियां और हमारी बेटियां तेजी के साथ आगे आ रही हैं और पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की फीमेल वर्कफोर्स, यही वो 2 अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिससे हम तेजी से तरक्की कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड उड़ान पाकिस्तान का एजेंडा है जिस पर हम कारबंद हैं और आप सबको मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर हम पाकिस्तान को दुनिया में सरबुलंद देखना चाहते हैं तो हमें पूरी मेहनत के साथ उन नए स्किल्स को हासिल करना है कि जिसके जरिए हम इस मुल्क को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 के अंदर कामयाब कर सकें। आप अपने इस वक्त को इस्तेमाल कीजिए, कभी आपको ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा फॉर लर्निंग। और ये लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर अनलर्न करने की सलाहियत भी पैदा करे, क्योंकि जब आप यहां से पढ़कर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 साल बाद बहुत सारा इल्म जो है वो तब्दील हो चुका है। So now you have to become a lifelong learner if you want to be successful. You must have this ability कि जब नया इल्म आए तो उसको उठा के दिमाग में कैसे डालना है और पुराने को निकाल के कैसे फेंकना है। लेकिन अगर आप पुराने के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आप भी नोकिया और ब्लैकबेरी बन सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को कमिट कीजिए कि हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपनी सलाहियतों को आगे लेकर जाएंगे, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगे और वी विल थिंक बिग एंड एक्ट बोल्ड एंड वी विल कोलैबोरेट, वी विल नॉट डिवाइड आवर एनर्जीज। हमें देखिए रंग, नस्ल, मजहब, सियासत अलग-अलग हो सकती है, हमारे घर के पते अलग हो सकते हैं, नजरियात अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी ना भूलें हमारा डाकखाना एक है और वो पाकिस्तान है।
हम में से किसी का कोई रंग हो, किसी की कोई नस्ल हो, किसी का कोई कबीला हो, किसी का कोई मजहब हो, किसी का कोई सियासी नजरिया हो, none of us has a right to say कि दूसरे नंबर का पाकिस्तानी है। हम सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। हम सब इस मुल्क के खैर खां हैं। हमारी रंग भी पसंद नहीं, दो भाई नहीं पसंद करते, दो बहनों की एक पसंद नहीं होती। आप चीजें लेने जाते हैं, किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को पीला है, किसी को सुर्ख है, लेकिन क्या इस रंग के फर्क से आप अपने घर के अंदर फसाद पैदा कर देते हैं? नहीं। यू रिमेन ए फैमिली, येट यू हैव डिफरेंट चॉइसेस। सिमिलरली वी मस्ट नॉट लेट आवर डिफरेंसेस बिकम एन एनिमोसिटी। अपने इख्तलाफ को नफरत न बनने दें, क्योंकि जब आप इख्तलाफ को नफरत बनाते हैं तो फिर तबाही का रास्ता शुरू हो जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसकी एक मिसाल हूं। 2018 में एक नौजवान ने, जो नफरत के पैगाम सोशल मीडिया पे चलते थे, एक सियासी जमात के और एक मजहबी जमात के, उनसे मुतासर होकर उसने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की और उसने 6 फुट से मुझ पर फायर किया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने यह दिन दिखाना था कि मैं आपके सामने फिर खड़ा होकर मुखातिब हो सकूं, तो मेरी जान बच गई। लेकिन वो गोली अभी भी आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है जो उसने मुझ पे चलाई थी। और मुझे वो रोजाना ये एहसास दिलाती है और ये टेढ़ा हाथ एहसास दिलाता है कि हमें इस मुल्क में नौजवानों के ज़हनों से नफरत की गोलियों को साफ करना है। क्योंकि जब आप नफरत में आ जाते हैं तो आपका माइंड रैशनैलिटी खो देता है। आपका माइंड जो है वो ऑब्जेक्टिविटी खो देता है, वो एक रंग से देखना शुरू कर देता है दुनिया को। तो लिहाजा मेरे अजीज नौजवानों, आइए अहद करें कि हम जो भी ख्यालात रखें, जो भी हमारा इख्तलाफ हो, वो हमें नफरत की तरफ नहीं धकेलेगा। वो हमारी सलाहियत एक दूसरे के साथ पाकिस्तानी होने की हैसियत में मिलकर काम करने की सलाहियत हमसे नहीं छीनेगा। और अगर हम इस जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई कौम हमें पीछे नहीं छोड़ सकती। आखिर में मैं इकबाल के इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, जिसमें इकबाल ने दरिया कूजे में बंद कर दिया है ये बता के कि हम दुनिया में आज क्यों इस मुकाम पर हैं। इकबाल कहते हैं, आती है दमे सुबह सदा अर्शे बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इदराक। किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। मैरो महरो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरजते नहीं अफलाक। तो आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो निगाह दे कि जिससे सितारों के जिगर भी चाक हों और जिससे अफलाक भी लर्जें। पाकिस्तान जिंदाबाद।